तुम जाओ भाड़ में। मेरा जो जब मन करेगा मैं बहस करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं केस करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं फैसला करूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं इस एप्लीकेशन पे सुनूंगा और डिसाइड। जब तक सर्विस में हूँ तो मैं वही करूंगा जो और लोग करते हैं। किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। 500 वकील इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे करके आंदोलन करो कि ये बंद करो, जब तक सबको बराबर न्याय नहीं देते। है हिम्मत? हम भूल गए कि हमारे देश के अंदर पहले न्याय व्यवस्था थी, गणतंत्र चलते थे और लोगों ने उसके ऊपर खोज करके किताबें लिख रखी थी कि भारत में जिसके पास पैसा हो वो चाहे तो अब किसी भी केस को दशकों चला सकते, मतलब जितने साल मर्जी डिले कर। जी, और यहाँ उपस्थित गणमान्य अन्य व्यक्ति, माताएं, बहनें, आज का विषय बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर सिंह ने कितने जोश से इस विषय को आपको बताने की कोशिश की। उनका जोश जो है देख के मुझे लगा कि भाई मैं तो कहीं नहीं ठहरता इनके जोश के सामने। एक बात जो मैं शुरू से देख रहा हूँ, जब से मैंने ग्रेजुएशन की है वो की, कि हम लोगों में सिस्टम को दोष देने का एक बहुत साधारण सा तरीका है कि हम हर चीज़ के लिए सिस्टम को दोष देते हैं। और इसका कारण क्या है? ताकि जो असली दोषी वो ना पकड़ा जाए, उसके ऊपर कुछ ना आए। अब मैं अदालतों में देरी की बहुत बात हो रही है, सिस्टम की बहुत बात हो रही है। मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न रखता हूँ। आज इस कार्यक्रम को 1:30 बजे शुरू होना था। आप अपना कार्ड देखिए, उसमें 1:30 बजे लिखा। 2:30 बजे हमने दिए जलाए। वो भी मुख्य मेहमान नहीं आए थे जिनको आपने बाद में बड़ी देर सुना। और अब आप मुझे बताइए कि इस देरी कौन से सिस्टम के कारण हुई, किस विचार के कारण हुई? ये देरी इस विचार के कारण हुई कि मैं अपनी सुविधा से चलूँगा, और यही विचार हमारे पूरे देश में हर जज का है, हर वकील का है, हर ब्यूरोक्रेट का है कि तुम जाओ भाड़ में। मेरा जो जब मन करेगा मैं बहस करूँगा, मेरा जब मन करेगा मैं केस करूँगा, मेरा जब मन करेगा मैं फैसला करूँगा, मेरा जब मन करेगा मैं इस एप्लीकेशन पे सुनूंगा और डिसाइड। और हम दोष किसको देते हैं? सिस्टम को। आप लोग कहते हो कि 80 साल का बूढ़ा अंदर बैठा है, वहाँ ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें नीचे भेज दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट और केस नहीं सुनते? आपको मालूम है सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे भी केस सुनता है। लेकिन आप में क्या हिम्मत है कि 500 वकील इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे करके आंदोलन करो कि ये बंद करो, जब तक सबको बराबर न्याय नहीं देते? है हिम्मत? मैं डॉक्टर साहब से ही पूछता हूँ, क्यों नहीं किया उन्होंने आज तक किया? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि डॉक्टर साहब को रोज़ उन्हीं जजों के सामने पेश होना होता है जिनके खिलाफ वो सोचें, अगर सोचें तो आंदोलन करेंगे। तो
ये मेरा स्वार्थ है, मेरी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी अगर मैं इस आंदोलन में करूँ, तो इसलिए मैं नहीं करता, मेरी सुविधा है। मैं भाषण जरूर दूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो और अच्छे भाषण दूंगा। जब तक सर्विस में हूं तो मैं वही करूंगा जो और लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी बीमारी की जड़ है। इस बीमारी को मैं भुगत चुका हूं इसी सिस्टम में। तो इसलिए मैं अपने अनुभव नहीं बताना चाहता, बहुत लंबा वो होगा, लेकिन यही वो आप कहते हैं न्याय, एक न्याय तो शब्द वैसे उचित भी नहीं है। अगर आप फैसला लिखते ना कि फैसला 1 साल में दे दे एक जज, तो शायद मेरे को समझ आता, क्योंकि जज तो न्याय देते नहीं, वो फैसला देते। ना वकील न्याय के लिए काम करते, वो अपने क्लाइंट के लिए काम करते। जिस क्लाइंट ने उनको फीस दी है वो उसका पक्ष रखने के लिए काम करते हैं, वो न्याय के लिए काम नहीं करते। इसलिए ये कहना कि आपको न्याय 1 साल में मिले, ये टॉपिक ही गलत है। फैसला 1 साल में हो जाए, इस बात के लिए आप कह सकते हो कि फैसला तो 1 साल में दो। अब क्या फैसला 1 साल में संभव है? बिल्कुल संभव है। हमने न्यायिक सुधार को आज तक नहीं छुआ, जब से आज़ादी हुई तब से नहीं छुआ। जिस संविधान के आप गुणगान गाते हैं, ये संविधान भी हमारा नहीं है। 1935 के एक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इस संविधान का भाग है। और 1935 का एक्ट किस लिए बना था? वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेज़ों ने भारत पे राज करने के लिए बनाया था, आपको सुविधाएं देने के लिए नहीं बनाया था। आपने शोर मचाया तो वो एक के बाद एक एक्ट लेते आए कि चलो अब हम थोड़ा सुधार करते हैं, थोड़ी सुविधा और दे देंगे। उसके बाद जब संविधान सभा बनी तो कोई चुन के लोग नहीं आए, वो लोग नहीं आए जिन्होंने अंग्रेज़ों की मार झेली थी, वो लोग नहीं आए जिन्होंने लाठियां खाई थी। कौन लोग आए? डॉक्टर पांडे जैसे, सॉरी आपका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब वकीलों से है, वकीलों से वो लोग आए जो वकालत करते थे। वो पूरे सिस्टम का फ्रूट जूस फल खाने वाले लोग थे। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि किसी को न्याय मिलता है या नहीं। हम स्वाधीन तो हो गए, अंग्रेज चले गए, हम स्वाधीन हो गए, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हुए? अब आप कहेंगे स्वाधीन और स्वतंत्र में क्या अंतर है? स्वतंत्र, क्या हम अपना कोई तंत्र लाए इस देश के अनुसार? हमने नकल भी की तो दुनिया भर के देशों से जाकर के कुछ संविधानों की कुछ चीज़ें लेकर के हमने कहा वाह वाह, हमने बहुत बढ़िया संविधान बना दिया, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। हम भूल गए कि हमारे देश के अंदर पहले न्याय व्यवस्था थी, गणतंत्र चलते थे और लोगों ने उसके ऊपर खोज करके किताबें लिख रखी थी जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। एक इतिहासकार हैं जायसवाल, उन्होंने हिंदू पॉलिटी के नाम से रिसर्च करके एक बहुत बड़ा वो लिखी थी किताब, जिसके अंदर हमारे देश की न्याय व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था, बाकी सब व्यवस्थाओं का विवरण था। हमारे किसी संविधान निर्माता ने उस किताब को नहीं छुआ। वो किताब पहले यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी
आज़ादी के बाद से वो किताब पढ़ाई जानी बंद हो गई। तो हमारा संविधान, हमारा ये तंत्र हमारा नहीं था, ये विदेशी तंत्र था जिसको यहाँ लागू कर दिया। हमारे तंत्र में वकील का स्थान तो था, लेकिन न्यायालय वकील नहीं चलाते थे, न्यायालय न्यायाधीश चलाते थे। और न्यायाधीश होने की पहली शर्त ये होती थी, चाहे आप कहीं भी छोटे का न्यायाधीश हैं या बड़ा, कि आपको न्याय व्यवस्था का, न्याय के नियमों का संपूर्ण ज्ञान है, आप न्याय शास्त्र में पारंगत हो। तो वकील सहायता के लिए होता है, वो न्यायाधीश को ये बताता है कि ये मेरे मुवक्किल का मुकदमा फलां दफ़ा में नहीं फलां दफ़ा में आता है। अगर वो क्रिमिनल है या सिविल है तो वो ये बताएगा कि जी इसको ये अधिकार है जो इसका समाप्त कर दिया गया, चाहे सरकार ने समाप्त किया या किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा किया। लेकिन आज वकील का क्या रोल है? आज वकील के पास मुवक्किल आता है कि भैया ये मेरा मुकदमा है, ये बताओ कि इसमें आप मेरे फेवर में ऑर्डर ला सकते हो या नहीं। तो वकील साहब अगर कहेंगे भैया मैं अपनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता, तो कहेंगे भैया मैं उस वकील के पास जाऊँगा जो गारंटी दे। और गारंटी देने वाले वकील भी हैं। 30,000 में जब मैं था तब भी वकील थे ऐसे। तो वकीलों का और जजों का एक नेक्सस भी था। हम क्यों देते हैं दोष? आप एक बात बताइए, 1947 के बाद आखिर सारी व्यवस्थाएं हमारे हाथ में है ना। सरकार आपकी, न्याय बनाने की लॉ कमीशन आपकी, कानून बनाने की, संसद में आपके प्रतिनिधि, जज आपके हैं, नियुक्त आपके में से हुए हैं, आपके मतलब आपके में से हुए, यहीं पढ़े लिखे हैं, वकील यहीं से बने। फिर क्या कारण है कि हम अपनी व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पाते? दोष व्यवस्था में है, दोष तो हम में है कि हम पढ़ लिख गए, हमने सब पढ़ लिया, सारे कानून पढ़ लिए, फिर भी हम कानून के हिसाब से फैसला देने में हमें इतने सालों क्यों लगते हैं? हर दुनिया के हर देश में कानूनी सुधार होते रहते हैं। जापान के अंदर एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कि वहाँ कन्विक्शन रेट 99.6% था, 99.6%, वो गिर के 99.3% हो गया। झट एक कमीशन बैठी कि ये कन्विक्शन रेट 0.3% कैसे गिरा, क्या हमने गलत आदमियों पे मुकदमा चलाया या हमारे न्यायाधीशों ने गलत फैसले दिए। यहाँ कन्विक्शन रेट 6%, 9%, और नॉर्मल केसों में किसी भी स्टेट में शायद 33% से ज़्यादा है। आज तक कौन सा ऐसी इन्वेस्टिगेशन कमीशन बैठी है जो ये बताए कि इतना लो कन्विक्शन रेट क्यों है, कौन दोषी है? या तो बेकसूर आदमियों को आप अंदर किए जा रहे हो, जो अंदर कर रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए, या अपराधियों को आप बिना बात के छोड़ रहे हो, जो छोड़ रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए। हमारे इतिहास के अंदर एक लंबा
पीरियड है जिसके अंदर न्याय व्यवस्था कैसे चलाई जाती थी, कैसे थी, उसका विवरण है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो बहुत विस्तार से विवरण। आपको कोई ऐसा आज का विषय नहीं मिलेगा जिसको चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर उसने कानून ना बना रखा हो। उसमें उसने कहा है कि हर न्यायाधीश के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए और राज्य को ऐसे जासूस छोड़ने चाहिए जो न्यायाधीशों को रिश्वत देने की कोशिश करें। और अगर कोई न्यायाधीश उसको रिश्वत लेता है तो उसको तत्काल पद से हटा दे और दंड दे। ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर कोई न्यायाधीश बिना गवाहों को डिस्कस किए फैसला देता है तो वो न्यायाधीश दंड का भागी है। और कोई गवाह झूठी गवाही देता है तो उसको उतना ही दंड मिलेगा जितना कि उसको मिलता है, जितना अपराधी को मिलता है। किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। हमने ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं। हमारे जितने भी कानूनदा हैं और जिन्होंने इस सिस्टम को चलाने का जिनके ऊपर जिम्मा था, उन्होंने इसको पढ़ा ही। चलिए, लेकिन कोई भी सिस्टम कैसा भी हो, कैसा भी कानून हो, न्याय फिर भी हम कर सकते। ऐसा नहीं है कि न्याय, ये सिस्टम न्यायाधीश के हाथ बांध देता है। खास तौर पर सिविल के अंदर हर न्यायाधीश न्याय को, उसको न्याय करने का नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार। कानून कुछ भी कहे। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो असीम ताकत है न्याय करने की। लेकिन न्याय का अर्थ ही नहीं समझते। अब न्याय का अर्थ केवल केस का फैसला देना हो गया। आप किसी हाई कोर्ट की रिपोर्ट पढ़िए तो उसमें ये होता है कि हमने इतने हजार केस डिस्पोज ऑफ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने इतने हजार केस डिस्पोज ऑफ कर दिए। कोई ये नहीं कहता कि हमने इतने लोगों को न्याय दिया। और ये नंबर भी ऐसे बड़े होते हैं, आप सोचोगे बहुत कम करते हैं हमारे जज। अभी एक साहब कह रहे थे कि 11,000 इतने केस हैं उनकी लिस्ट में, तो उससे सोचो आप कितना काम करते हैं। मैं एक ही छोटी सी चीज़ कहूँगा, नालायक बच्चों का बस्ता भारी होता है। जिसकी जितनी लंबी लिस्ट है वो उतना कम काम करता है। क्योंकि लिस्ट लंबी कब होती है? जब आप तारीख दो। अब तारीख का भी बताते हैं। अभी एक सज्जन मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि सरकार का मुकदमा है या किसी का भी मुकदमा, तारीख दी, नहीं आई डेट, उसके ऊपर जवाब नहीं आया या कुछ नहीं आया, कॉस्ट लगाई, अगली तारीख दी, उसके बाद फिर अगली, फिर अगली। भाई आपके हाथ में पेन है, कलम है, नहीं आया, हफ्ते की छोटी तारीख दो, उसके बाद ऑर्डर पास करो। नहीं दे रहा वो, ना दो। क्या जज इतना कानून नहीं जानता कि वो
उस मुकदमे का फैसला बिना दूसरे के जवाब के कर सकते? बिल्कुल कर सकता है। एक आदमी अगर किसी केस को डिले करना चाहता है, और ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट में है कि भारत में जिसके पास पैसा हो वो चाहे तो अब किसी भी केस को दशकों चला सकता, मतलब जितने साल मर्जी डिले कर सकता। लेकिन कमजोरी किसकी है, पैसे की या आपकी? कमजोरी तो आपकी है।